हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है फ्रेंड्स। और फ्रेंड ये जो हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपके स्पेशल फॉर सीटेट की है। ठीक है, ये आपका सीटेट का है फ्रेंड्स। और ये हम लोग क्या करने वाले हैं, टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए आपका पेपर 1 है। ठीक है, पेपर 1 है फ्रेंड्स। और इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, CDP का। ठीक है, ये जो हमारा सीरीज है ये CDP का भी फिलहाल स्टार्ट किया है। फिर आगे वाले टाइम में आपको EVS का भी देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग अगर प्यार और सपोर्ट बना रहना फ्रेंड, तो बहुत कुछ आपको, बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट सारा सबको देखने को मिलेगा। और ये हम लोग टोटल पूरा जो भी आपका 2021 में फ्रेंड्स जितने भी प्रैक्टिस सेट पेपर हुए थे ऑनलाइन फ्रेंड्स ना, सबके सब हम लोग हल करेंगे एक एक करके। ठीक है, 1 बाय 1 पूरा पेपर हम लोग सब कुछ सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर आप लोग बस बने रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है किसी कारणवश, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेगा, जुड़ जाइएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। और फिर देखते हैं फ्रेंड्स, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो। एकदम रियल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, बिल्कुल फेक वेक नहीं है, एकदम रियल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सिर्फ आए हुए हैं आपके ऑनलाइन पेपर में 2021 में। फिर चलिए देख लेते हैं फिर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका 1 जनवरी 2022 का एग्जाम है जो आपका सीटेट ने कराया था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। अब आपको इसमें राइट आंसर बच्चों बताना है कि क्या राइट आंसर हो सकता है। विकास एक आयामी, देखिए फ्रेंड्स कुछ ट्रिक्स होती हैं, है ना, कुछ ट्रिक्स होती हैं, वो भी हम आपको बताते रहेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे। विकास एक आयामी होता है, विकास एक दिशीय होता है, या फिर विकास एक असतत प्रक्रिया है, या फिर विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। अब आपको राइट आंसर इसमें से बताना है बच्चों क्या होगा। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर 4 हो जाएगा। विकास की दिशा जो है वो अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। ठीक है, राइट आंसर 1 हो जाएगा। देखिए विकास एक आयामी, सिर्फ ओनली एक आयामी से काम नहीं चलेगा। विकास एक दिशीय है नहीं, एक दिशीय नहीं है, एक आयामी नहीं है, एक सतत सिंगल नहीं है। ठीक है, बहुआयामी है, बहुदिशीय है, और बहु सतत असतत नहीं है, सतत प्रक्रिया है। ठीक फ्रेंड्स, तो इस वजह से आप देखिए एलिमिनेट कर सकते हैं कि अच्छा ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। ठीक है, ये सारी भी चीज़ें होती हैं, हम आपको फिर बताते रहेंगे टाइम टू टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहे हैं निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब आपको बच्चों इसमें से सही क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है, ये पेपर्स, ये जो एग्जाम, ये जो आपका पेपर है फ्रेंड्स, ये रियल है, एग्जाम में आया हुआ है। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, या फिर बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, या फिर बच्चों की सोच सामाजिक अंतर क्रिया से प्रभावित नहीं होती है, या फिर बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित है। देखिए बच्चों, अब इसमें चीज़ें समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे केवल कभी भी ओनली का यूज हो जाए ना, वो एकदम गलत होता है। ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको एकदम सही वाला बताना है। गलत ये केवल आ गया तो आपका गलत हो जाएगा। अब कह रहा है कि बचपन वह अवधि जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा गया, तो सिर्फ 10 में तो बांटा नहीं गया। बच्चों की सोच सामाजिक अंतर क्रिया से प्रभावित नहीं होती, क्यों नहीं होती है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा बच्चों। इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, बच्चों का विकास एक सामाजिक प्राकृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, ये चीज़ सही है। सामाजिक होता है, देखिए सामाजिक होता है, सांस्कृतिक भी होता है, और परिप्रेक्ष्य में भी होता है, किसी ना किसी के परिप्रेक्ष्य में तो होता ही है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी सही है, ये वाला आपका एकदम सही है, करेक्ट है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है। अब आपको बताना क्या वो प्रक्रिया, प्रोसेस क्या कहलाता है। ठीक है, आनुवांशिक विन्यास से पूर्व का मतलब पहले निर्धारित रूप में। ठीक है, वो चीज़ क्या है, पहले से निर्धारित है, निर्धारित है। ठीक है, अब आपको बताना अनुकूलन है, अधिगम है, या फिर सामाजिकरण है, या फिर परिपक्वता है। तो इसमें से राइट आंसर बच्चों का क्या होने वाला है, राइट आंसर देखिए आपका सामाजिकरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सामाजिकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्या कह रहा है, तो बच्चों 4 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर कह रहा है कि सामाजिकरण का प्राथमिक और सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। सामाजिकरण का आपको बताना है प्राथमिक एंड सामाजिकरण का आपको प्राथमिक क्या है और द्वितीयक क्या है। ठीक है, ये चीज़ आपको बताना है। तो बच्चों इसमें राइट आंसर क्या हो जाने वाला है, परिवार प्राथमिक, सामाजिकरण का प्राथमिक है, या मीडिया प्राथमिक है, विद्यालय प्राथमिक है, या मीडिया प्राथमिक है। ठीक है, इसे आप बताना है। देखिए बच्चों, प्राथमिक क्या होता है, बच्चे का पहला प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्रारंभ होती है, तो परिवार से आरंभ होती है ना, मीडिया से नहीं होती है। ठीक है, विद्यालय सेकेंडरी है। ठीक है, तो आपका मीडिया, ये सब सारे ऑप्शन आपके जब गलत हो जाएगा, तो परिवार, देखिए बच्चे को सबसे सर्व शिक्षा माँ से मिलती है। माँ कहाँ रहती है, माँ परिवार में रहती है, घर में रहती है। तो पहला आपका बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा परिवार, घर परिवार से, माता पिता से ही मिलती है। ठीक है, और फिर आपका सेकेंडरी विद्यालय में हो जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो राइट आंसर बच्चों आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का
आधार क्या है। अब आपको बताना है कि जो 7 से 8 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको नैतिक निर्णय लेने का आधार, उनका बेस क्या है, ठीक है। तो इसमें से बच्चों आपको बताना है अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, दंड और आज्ञा पालन और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। देखिए 7-8 वर्ष का बच्चा हो गया है ना, 7-8 वर्षीय बच्चे में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है बच्चों, तो नैतिक लेने का आधार ये होता है दंड और आज्ञा पालन, ठीक है। आज्ञा पालन और दंड इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। ये फ्रेंड जो आपके आंसर की जो हम बता रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू आंसर की का है, ठीक है, एकदम ओरिजिनल आंसर बता रहे हैं, ठीक है, अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहे हैं। जो आपके आंसर की प्रोवाइड कराई गई थी अकॉर्डिंग टू CTET उसी के अकॉर्डिंग हम सब डिस्कशन आपके साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में हुआ था। अब आपको बताना है कि जो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है फ्रेंड्स, अब बहुत इंपॉर्टेंट है जीन पियाजे, ठीक है। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता का मतलब क्रम से जो दिया गया था, ठीक है, किस सिद्धांत में प्रयोग हुआ था। अब आपको बताना है कौन से सिद्धांत में प्रयोग किया गया था बच्चों, ठीक है। इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए, देख लीजिएगा। वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने में क्षमता, या चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसा कहानी कथन में होता है, या फिर स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानिकीय मानचित्रण करने की क्षमता। तो इसमें से बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बच्चों इसमें से आपका हो जाएगा वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, क्या बताया था उन्होंने, वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे कि लंबाई पर आधारित क्रम को सीक्वेंस में उन्होंने इस चीज़ को बताई थी, ठीक है। किसने बताई थी, तो बताई थी आपके जीन पियाजे ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है। अब आपको बताना है, देखिए बच्चों ये बच्चों के सोच के ऊपर का से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आया है कि 5 वर्षीय नसीमा को लगता है कि जो चिकनी मिट्टी होती है, बच्चों ना बच्चे वैसे भी मिट्टी से खेलते हैं, तो चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित कर दे, मतलब सांप कैसा होता है, लंबा लंबा होता है ना, वैसे कर दें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है उनको लगता है। और अगर गोल गोल है, लड्डू जैसे बना है और उसको क्या करेंगे सांप के आकार में दे दें लंबा लंबा, तो वो उनका मतलब है कि ये देखो मिट्टी बढ़ गई है, पहले थोड़ी थी अब बढ़ गई है। तो ये किसकी सोच है, बच्चे की सोच है। तो आपको बताना है जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है, तो उसके इस सोच के पीछे कौन सा लॉजिक है बच्चों आपको बताना है। देखिए इसमें जीववाद है, केंद्रीयता, या फिर परिकल्पित निगमनात्मक है, या फिर संक्रमक परिमाण निकालना है, ठीक है। आपको अब बताना है इसमें क्या राइट आंसर होने वाला है। तो बच्चों इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा केंद्रीयता, ठीक है बच्चों, इसमें आपका राइट आंसर केंद्रीयता होगा, ठीक है, केंद्रीयता राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बच्चों की लगता है कि जो चीज़ लंबी है वो ज़्यादा बड़ी है, जो चीज़ छोटी है वो छोटी ही है ना, तो ये चीज़ थिंकिंग होती है बच्चों के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पर आधारित। अब आपको बताना है कि जो लेव वाइगोत्स्की ने जो संज्ञानात्मक विकास बताया था वो किसके सिद्धांत पर आधारित है, सामाजिक पर आधारित है, व्यवहार पर आधारित है, या मनोविश्लेषण पर आधारित है, या फिर सार्वभौमिकता पर आधारित है। तो इसमें से आपका हो जाएगा व्यवहारवाद, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की ने फ्रेंड्स आपको डिटेल से बताएंगे इन्होंने कितने क्या विकास बताए थे। तो इसमें जो संज्ञानात्मक विकास किससे है, तो आपका किस पे है बच्चों, व्यवहार पे है, ठीक है, व्यवहार से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका बच्चों देख लेते हैं। अच्छा आपका क्या था, लेव वाइगोत्स्की था बच्चों, ठीक है। तो आपका किसमें, लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक संरचना के बारे में, सामाजिक रचना के बारे में बताया था, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास जो है वो सामाजिक संरचना पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 9 नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है। 9 नंबर है, लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की प्रक्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था। अब आपको राइट आंसर इसमें से बताना है कि लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद का मतलब बच्चे अपने मन में ही बात करते हैं ना, छोटा बच्चा आपने देखा होगा वो बच्चा अपने मन में ही बात करता है और स्वयं से संवाद करता है। स्वयं से बात करने की प्रक्रिया को किस शब्द में उन्होंने व्यक्त किया है, किसने, लेव वाइगोत्स्की ने। अब बच्चों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, निजी संवाद, उच्च स्वर में वार्ता, पाढ़, या स्वकेंद्रित वाद। तो बच्चों इसमें राइट आंसर हो जाएगा निजी संवाद। निजी का मतलब खुद से छोटे बच्चे खुद से बात करते हैं, हंसते हैं, है ना, तो निजी संवाद करते हैं बच्चों। तो इसमें राइट आंसर आपका ए हो जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर आपका क्या होने वाला है, ये कह रहा है एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है। एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है, तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, योग्यता आधारित स्थायी अलगाव, सहयोगितापूर्ण अधिगम, या फिर पुरस्कार और दंड का प्रयोग। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। तो देखिए बच्चों, कभी भी दे रखा हो आपको प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी विशेषता है, तो ड्रिल हमेशा ऑप्शन में आ जाए, ड्रिल तो वही सही होता है। ड्रिल और प्रैक्टिस, अभ्यास कभी भी आ जाए, अभ्यास पर, बच्चे को अभ्यास पर हमेशा जोर देना चाहिए। ठीक है, योग्यता आधारित स्थायी अलगाव नहीं, ये नहीं कि उसका योग्यता क्वालिफिकेशन बहुत है तो नहीं, गलत है। सहयोगितापूर्ण अधिगम, ये भी नहीं है। सहयोगितापूर्ण का मतलब समझ गए कि बार बार बच्चा सहयोग, बार बार आप उसका सहयोग कर रहे हैं बच्चे का। ये 10 और 3 मिला के 13 हो गया, 13 लिख दो। 3 और 4 जो है आपका 7 होता है, ये 7 लिख दो। ये 3 और 4 कितना होता है, 7 होता है। फिर आपका 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है। ये नहीं, बच्चे को अभ्यास करने दीजिए ना। बच्चे अपना ऐसे ऐसे लाइन खींचेगा, फिर उसको काटेगा या जोड़ेगा, जोड़ घटाना गुणा, वो अपने आप से करेगा ना, तो प्रैक्टिस करेगा। जब तक प्रैक्टिस वो नहीं करेगा तो उसको कैसे आएगा, बच्चों समझ रहे हैं। पुरस्कार और दंड नहीं, ये चीज़ गलत है। दंड, अब देखिए पुरस्कार तो चलो ठीक है, अब बच्चा अच्छा काम किया आप पुरस्कार कर, बट दंड नहीं। ये तो अगर वो कभी गलत कर रहा है तो ये नहीं कि उसको तुरंत दंड दे दिए, ऐसा नहीं होता है ना बच्चों। तो ड्रिल और अभ्यास पर आपका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका 11 नंबर देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, 11 नंबर क्या कह रहा है। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक बच्चे ने दूसरे की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है। एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है। यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है। एक बच्चा है, ठीक, वह दूसरे की नीयत को समझ रहा है, उसकी इच्छाओं को भी समझ रहा है कि सामने वाला बंदा क्या चाहता है। ठीक है, तो यह आपको बताना कि यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाता है। स्थान की संबंध बुद्धि है, अंतरावैयक्तिक बुद्धि है, अंतः वैयक्तिक बुद्धि है, या फिर प्राकृतिक बुद्धि है। बच्चों इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। तो इसमें से बात की जाए तो यह जो है वो अंदर की चीज़ें समझ रहा है, तो अंतः व्यक्तिक बुद्धि हो जाएगा। ठीक है, वो सामने वाले के अंदर की भावनाओं को, फीलिंग्स को समझ रहा है बच्चों ना, तो आपका क्या हो जाएगा, अंतः व्यक्तिक बुद्धि हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से रिलेटेड, फ्रेंड्स हर सेट में क्वेश्चन आया है। NCE जो आपका है 2020, ये इससे रिलेटेड हर शिफ्ट में आपका क्वेश्चन आया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन प्रस्तावित है। तो इसमें से राइट आंसर क्या होने वाला है बच्चों। तो देखिए इसमें से राइट आंसर क्या होगा। अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक, विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने बोलने के लिए प्रोत्साहित करना। नहीं, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है अंग्रेजी भाषा, ये गलत है। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने से उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। ये देखिए, बहुभाषी होने से उच्च संज्ञानात्मक लाभ क्या है, बाल विद्या, ये भी गलत है बच्चों, है ना। आपका कौन सा था, तो अच्छा चलिए द्विभाषी, चलिए देख लेते हैं फिलहाल। द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन थोड़ी ना कोई किसी में पैदा करने। बच्चों वो बच्चे जो आते हैं बेचारे वैसे भी उलझन में रहते हैं, और आप उनका खुद उलझन उनका पैदा करेंगे क्या, नहीं, ये तो गलत है, ये भी गलत है। अब अपनी मातृभाषा में, अब इसमें से और इसमें से देखना है। अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नत में बाधक। ये देख, बाधक कहाँ से आ गया, निगेटिव वर्ड है ना बच्चों, हमेशा हमको पॉजिटिव वर्ड लेना है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि आपको वर्ड कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है, निगेटिव बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, बच्चों के साथ हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव कराना है। तो इसमें उसके अकॉर्डिंग बच्चों फिर आपका ये लाभ, ये देखिए लाभ पॉजिटिव है, संज्ञानात्मक लाभ, तो ये इसके अकॉर्डिंग आपको लाभ वाला सही हो जाएगा। ठीक, बहुभाषी है तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जेंडर भूमिकाएं हैं। अब आपको बताना है बच्चों जेंडर भूमिकाएं क्या हैं। इसमें से देखिए कौन सी भूमिका है, आपका अधिग्रहित व्यवहार है, या जन्मजात व्यवहार है, या फिर जैविक संरचना है, या फिर आनुवांशिक निर्धारित है। तो बच्चों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जेंडर भूमिकाएं हैं, तो जेंडर भूमिकाएं क्या हैं। तो जेंडर भूमिकाएं जो होती हैं वो अधिग्रहित व्यवहार होती हैं। ठीक है, अधिग्रहित व्यवहार होती है, जन्मजात व्यवहार कुछ भी नहीं होता। ठीक है, जेंडर भूमिका में जैविक संरचना भी नहीं होती है, आनुवांशिकी निर्धारित भी नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है, क्या है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है बच्चों। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें राइट आंसर आपका छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। किसी बच्चे की हम एक दूसरे से कभी भी तुलना नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपका निगेटिव है। छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। तो बच्चों इसमें से राइट आंसर अब क्या हो जाएगा। हाँ, ये कुछ तक सही लग रहा है। छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना।
छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण, नहीं ये गलत है। देखिए वर्गीकरण अगर चाहे, देखिए एक क्लास में क्या होता है, एक क्लास में एक टॉपर भी होता है, लूज़र भी होता है, मिडिल वाला भी होता है ना। तो हम ये थोड़ी ना कि टॉपर को अलग बैठा के पढ़ाएंगे, लूज़र को अलग, नहीं बच्चों ऐसा नहीं, सबको वर्गीकरण नहीं करेंगे, सबको एक साथ में बैठा के ही पढ़ाएंगे, ठीक है। छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना, नहीं ये थोड़ी ना, ये गलत बात है, ठीक है। चलिए तो इसमें से राइट आंसर आपका बी ही हो जाएगा। छात्रों की समझ को आंकना, पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को उसके अनुसार रूपांतरित करना, ये चीज़ सही है, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा आपका ये दे रखा है, क्या कह रहा है, अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए। अपनी शिक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए, किन बातों पर विचार करना चाहिए अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने के लिए। तो बच्चों इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कैसे करेगा, विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, या फिर कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा, या फिर कौन से भी छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगा। अब आपको इसमें से बताना है बच्चों कि क्या सही राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। ये सामने आपके आंसर दे रखे हैं, तो देखिए आपको इसमें से थोड़ा सोच के बताना है। अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना है, मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा, ठीक है। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, ठीक है, कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा छात्र पर चिंतन में मदद करेगा, अच्छा, कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक देने में मदद करेगी, कौन सी विधि जो है छात्रों को उच्चतम अंक देने में मदद करेगी। तो इसमें से फ्रेंड्स ये सभी की सभी चीज़ें एक टीचर्स को सोचनी चाहिए, ठीक है। कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी, तो उसको कैसे कॉपी में लिखना चाहिए, है ना, उसको बताना चाहिए क्लास में, बच्चे आप ऐसे लिखिए तो अच्छा रहेगा, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, या ऐसे लिखने से, मतलब सारी तरीके सब बताना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर आपका 1 2 3 4 सभी हो जाएगा, सभी के सभी पॉइंट एक टीचर में होने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। अभिप्राय का मतलब क्या मतलब है, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा से क्या, समावेशी शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जैसे EWS का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाया जाए, ऐसा तो है नहीं, वो तो हर जगह लागू है, ठीक है। तो इसमें से राइट गलत हो जाएगा। पर दिव्यांग छात्रों को सिर्फ, जहाँ पे सिर्फ आ जाए, ओनली आ जाए, वो तो हमेशा गलत है। सरकारी विद्यालयों में केवल आ गया, ओनली आ गया, गलत है, ठीक है। तो बचा कौन सा आपका 4 सही हो जाएगा, ठीक है। योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये तरीके होते हैं बच्चों ना। कथन ए, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए, ठीक है। ये आपका कथन है, फिर कारण है, ठीक है। कारण क्या कह रहा है, कह रहा है कि शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। सही विकल्प चुनाव, आपको सही बच्चों बताना कि इसमें से क्या सही है। तो इसमें से आपका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अगर बात कर लीजिए तो ए और आर दोनों सही हैं, ठीक बच्चों। ये भी सही है और ये भी सही है, और आर जो है सही व्याख्या करता है, आर सही व्याख्या करता है किसकी, ए की, ठीक है। तो इसमें से आपका ये चीज़ राइट आंसर, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक बच्चों। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा, 18 नंबर आपका कह रहा है। ये देखिए बहुत ही अच्छा ये वाला क्वेश्चन है। एक बच्ची लिखाई में, बच्चों देखिए आपका इससे रिलेटेड हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है, किससे अभी बता रहे हैं आपको। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, मतलब कि उसको लिखने में दिक्कत है, समझ रहे हैं, ठीक है। उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। जैसे कि समझ रहे हैं, जैसे अगर लक्ष्य लिखना है तो वो क्या लक्ष्य को क्या लिख ले, उसको समझ में नहीं आ रहा है, LUX है या फिर क्या है कि हम क्या लिखें, ये L है कि या फिर क्या है, ये U है फिर क्या है, ठीक, ये X है या फिर क्या है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लिखने में उसको निरंतर कठिनाई आ रही है बच्चों, ठीक है। वो उसको पता ही नहीं कि B ऐसे बनेगा कि B ऐसे बनेगा, है ना, उसको पता ही नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं बच्चों, ठीक है। A नहीं पता ए ऐसे बनेगा कि ये ऐसे बनेगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। E नहीं पता है कि E ऐसे बनेगा कि ये ऐसे बनेगा, तो ये चीज़ें हैं, वो उसको थोड़ा दिक्कत हो रही है बच्चों, ठीक समझ रहे। इस लक्षण अधिगम के विकार किस ओर इशारा करता है, उसमें
कौन सी प्रॉब्लम है बच्चों, तो आलेख वैकल्प, ठीक। आलेख का मतलब होता है लिखना, ठीक। अगर वो पढ़ने में दिक्कत होती तो पठन से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं ये चीज़ है। अगर गणना नहीं कर पा रही तो गणन से हो जाएगा। ध्यान एवं अति सक्रिय, अगर उसका ध्यान वैन नहीं लग रहा है तो ये चीज़ राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। बस ये चीज़ बहुत ईजी क्वेश्चन था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। अब आपको बताना है कि विद्यार्थियों को व्यक्तिगत का मतलब पर्सनली विभिन्नताओं को दूर करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए बच्चों। इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। राइट आंसर मानकीकृत पद्धति और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए, या फिर शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए, या फिर रटन आधारित तो कभी भी नहीं जाना चाहिए। पेपर पेंसिल पर आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना, और पुनर्स्मरण पर बल तो कभी नहीं देंगे किसी भी चीज़ पे, फोर्स तो करेंगे ही नहीं, है ना बच्चों। अब ए होगा या बी होगा, तो देख लेते हैं। मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए, या फिर शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। हाँ, तो जहाँ पे देखिए बच्चों विविध आ जाए ना, विविध वर्ड ऐसा है जो हमेशा पॉजिटिव ध्यान में रखता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सही ये भी है, बट ये कुछ ज़्यादा ही सही है ना बच्चों। कुछ चीज़ें होती हैं ऐसा लगता है ये भी सही, बट उनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना रहता है, ठीक है। तो आपका उसमें से सबसे ज़्यादा ये वाला सही है ना। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है। सृजनात्मकता का मतलब समझ रहे हैं, क्रिएटिविटी होता है बच्चों, ठीक है। आपका क्रिएटिविटी होता है, एंड निम्न में से कौन सा जो है सृजनात्मकता का अनिवार्य इंपॉर्टेंस लक्षण है। तो इसमें से अनिवार्यता का कौन सा बच्चों, अपसारी चिंतन है, आवेगशीलता है, अपसारी चिंतन है, आवेगशीलता है, सोच में केंद्रीकरण है, या फिर अभिसारी चिंतन है। एक अपसारी चिंतन होता है, एक अभिसारी चिंतन होता है। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपसारी चिंतन, ठीक है बच्चों। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा अपसारी चिंतन। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों क्या कह रहा है, छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार से निकालते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं वो ज्ञान की संरचना और उसका अर्थ किस प्रकार निकालते हैं, इसमें से आपको बताना है। सक्रिय अन्वेषण के द्वारा, या फिर अन्वेषण होता है खोज, ठीक है, खेल के द्वारा, या फिर पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग के द्वारा, या फिर सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता के द्वारा बच्चों। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, ये आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 हो गया, सभी होंगे, या फिर आपका 1 3 होगा, या फिर 1 2 3, मतलब आपको बताना है कौन सा सही होगा बच्चों, ठीक है। छोटे बच्चे किस प्रकार अर्थ निकालते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है। सक्रिय अन्वेषण खोज के द्वारा निकालते हैं, सही है। खेल के द्वारा बच्चे सबसे ज़्यादा खेल में ही बहुत कुछ सीख जाते हैं। पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग करके बच्चे प्रयोग भी करते हैं, कभी कुछ चीज़ बना रहे, कभी कुछ चीज़ कह रहे हैं कि नहीं इसमें करो, ऐसा करो, वैसा करो, फिर वो देखते हैं कि हाँ यार ऐसा हो गया, अब हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सहपाठियों मतलब अपने यार दोस्तों के संग सहभागिता के द्वारा, हाँ बिल्कुल, कंपटीशन भी होता है खेल में। देखो बच्चे क्या खेलते हैं, जैसे मैच वगैरह खेलते हैं या कुछ भी प्रतियोगिता में खेलते हैं, तो उनका फ्रेंड्सों के साथ में क्या सहभागिता रहता है ना, कि हम जीतेंगे, वो कहते हैं हम जीतेंगे। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स क्या है, सही है ना। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना सुझाती है। मतलब कि जो फ्रेंड 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है ना, तो उसने क्या किया यार, ये बच्चे छोटे हैं, तो हम क्या करते हैं, तो इन बच्चों को जो है इतना बड़ा 10 नंबर का तो याद नहीं कर पाएंगे, तो हम 3-3 करके, या फिर ये 3 करवा दिया, या फिर 4 करवा दिया, फिर जो बच्चा आपका 4 वैसे याद करवा दिया, है ना बच्चों। इस टाइप से 3 बच्चे तो इस टाइप से याद कर रहे हैं, मतलब 3-4 का सेट बना के, या 4 का बना दिया, 4-4 का करवा दिया, 2-3-4 इस टाइप से उन्होंने सोचा यार करवा दें, है ना। टोटल एक साथ 10 नंबर कराना तो मुश्किल है, तो अध्यापिका द्वारा सुझाई गई यह रणनीति क्या कहलाती है। तो उसने ये जो उसके माइंड में जो तरीका आया है, तो वह जो रणनीति आई है उसको क्या बोलेंगे CDP के लैंग्वेज में बच्चों। तो इसमें ये आपका हो जाएगा, ये खंडीकरण हो जाएगा, ठीक है। वो खंड करके, ठीक है, समूह में बांट कर, मतलब खंड करके रटवारी, तो उसको खंडीकरण कहते हैं, ठीक है बच्चों। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए फिर देख लेते हैं, फिर इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन 23 का नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए। जो अधिगम का मतलब होता है लर्न, ठीक है, सीखना। अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए का सबसे अधिक मतलब कि बल देना चाहिए का मतलब सबसे अधिक क्या कार्य करना चाहिए। परिवेश आपका इसमें क्या होगा, परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और
ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। विषय वस्तु को रटना, रटन विद्या तो बिल्कुल नहीं चलेगी। दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण निष्क्रिय क्यों करेंगे भाई, ये निगेटिविटी का हम किसी का अनुकरण क्यों करेंगे, पॉजिटिव चीज़ें लेंगे है ना। उद्दीपन और अनुसरण संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन। अब बताइए इसमें से ये होगा या फिर ये होगा। परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन करेंगे। इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सी दशा विद्यालयों में सबसे अधिक, विद्यालय से रिलेटेड आपको बताना है। तो विद्यालय में बच्चों क्या होता है, परिवेश होता है ना, सहभागिता होती है, दोस्त यार एक दूसरे का सहभागिता करते हैं, कौशलों का ज्ञानवर्धन होता है ना बच्चों। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। हमें यहाँ किसी का व्यवहार नहीं चलाना है ना बच्चे। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 24 नंबर आपका क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है। छात्रों को पढ़ने में सुसाध्य करता है मतलब कि आसान करता है। तो इसमें से राइट आंसर क्या होने वाला बच्चों, इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि सलमा विद्यार्थियों को एक नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके सही तरीकों के लिए उन्हें टॉफ़ी देकर पुरस्कृत करती है। अच्छा चलिए ठीक है, टॉफ़ी दे रही है मतलब कि। चलिए एंड फिर क्या होगा, परामित विविध प्रकार की पुस्तकें। देखिए हमने आपको एक चीज़ बताई थी जहाँ पे क्या होता है विविध चीज़ें आ जाती, वो ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाए बच्चों। ठीक है, तो ये देखिए विविध आ गया, विविध प्रकार आ गया, तो ये तो आपका एकदम सही है। अरुंधति नए शब्द का अर्थ समझने के लिए संदर्भित संबंधित संकेतों का इस्तेमाल पर बल देती है। अच्छा चलिए ठीक है। रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए कह देती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं करते कि एक शब्द को 5 बार लिखो, गलत रटनी करो, ये वो करो, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता बच्चों। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी और एंड सी हो जाएगा। तो जो कि आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सी वाला सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25 नंबर कह रहा है, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक शिक्षक होने के नाते, आप एक टीचर हैं, उसके नाते आप अपने छात्रों को समस्या समाधान, कोई समस्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, आप उनको कैसे अपनी क्षमताओं के अनुसार उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब आपको बताना है अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। अरे भाई डर की भावना क्यों पैदा करके, इसकी यार कोई चीज़ सॉल्व करेंगे। समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, अटल तरीका, समस्याओं के हल है अटल तरीका, ये अटल ओटल तरीका बच्चों नहीं चलेगा। ठीक है, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देगा। हाँ, जो चीज़ें सम हैं, सही चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करो ना। निष्क्रिय रटन पद्धति क्यों होंगे यार, रटन पद्धति को बढ़ावा दोगे क्या, फिर सीखोगे कैसे जब रटन विद्या चलेगी। मैथ में कहाँ से रट के तुम क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। इसमें से राइट आंसर आपका 3 ही होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फिर 26 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा। तो कौन सा सार्थक अधिगम जो है, सार्थक अधिगम जो है वो सुसाध्य करेगा। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना। संदर्भ रहित क्यों होगा यार, संदर्भ सहित होना चाहिए, रहित क्यों होगा। एक समस्या पर विविध तरीके, बहुत सही, विविध तरीके जहाँ पे आ गए वही सही है बच्चों, हमने आपको बताया। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। रट्टा मार तो बिल्कुल भी नहीं होगा, रट्टा मार तो बिल्कुल उत्तर में नकल करना। अच्छा नकल डिप हो गए, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें की भावना उत्पन्न होगी। अब आपको बताना कि अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं, अगर बच्चों ऐसा होगा ना, अगर कोई विद्यार्थी है अपने कार्य की सफलता, वो बच्चा पास हो गया, आंतरिक कारणों पर, वो अपने अंदरूनी कारणों पर आरोपित करते हैं, तो उनमें किस भावना की उत्पत्ति होगी। देखिए उसमें किस भावना की उत्पत्ति होगी, तो उसको गुस्सा आएगा बच्चों। ठीक है, उसको जो क्या होगा, इंटरनली गुस्सा आएगा। देखिए देखिए समझिए, अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं, आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं, तो उनमें किसकी भावना उत्पन्न होगी। अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर बच्चों आरोपित करता है तो अवश्य उसका क्या होगा, गुस्सा ही आएगी। ठीक है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा तो आप इसको सही कर ले जाएंगे। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है बच्चों, राइट आंसर देखिए, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना, क्योंकि एक अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है, या कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने के मौके देता है, या फिर एक अध्यापक की निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचाता है, या फिर एक बच्चों में
परायणता पैदा करता है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, या जो है बच्चों देखिए बात की गई किसके, एक शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बात की गई बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए, यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। ठीक बच्चों, ये चीज़ इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं फिर 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। यह संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब आपको बताना, बच्चे जो है अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं, अपने मन में बैठा लेते हैं। तो बताना कौन सा कथन सही नहीं है, आपको गलत वाला बताना है बच्चों। ठीक है, एक अध्यापिका के बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए बच्चों। हाँ बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए बच्चों, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका राइट आंसर बच्चों। इसमें पूछा क्या, अच्छा एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है कि सही नहीं है। हाँ तो ये चीज़ देखिए, भ्रांतियाँ सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल यही आपका ये सही राइट आंसर बच्चों यही हो जाएगा। एक अध्यापिका जो है, देखिए नेक्स्ट बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है। बात कह रहा है कि बहुत स्वाभाविक है, और आपको क्या बताना है कथन कौन सा नहीं है। तो ये वाला तो बच्चों आपका है, क्यों नहीं स्वाभाविक है। ठीक है, तो ये आपका है। तो इसमें एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पना भ्रांतियों को गैर करना चाहिए, क्योंकि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। बिल्कुल है, ठीक है। ये कह रहा है कि वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियाँ सदैव निराधार होती हैं, बल्कि बच्चों के अपने आसपास की दुनिया के बारे में सहज समझ को दर्शाती हैं। हाँ क्यों नहीं दर्शाती हैं, बच्चे तो सीखते ही हैं आसपास की दुनिया से बच्चों। ठीक है, तो ये चीज़ हतोत्साहित करना, बच्चे को हम कभी भी हतोत्साहित नहीं करते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपका राइट आंसर तो यही होगा नेगेटिव, क्योंकि ये गलत है आपका। ठीक है, ये कह रहा है भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं ये चीज़ गलत है आपकी। ठीक बच्चों, तो चलिए 30 क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन का निम्न में से अधिगम का कौन सा परिपेक्ष यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। निम्न में से अधिगम का कौन सा परिक्षेप यह कहता है, कौन सा परिक्षेप यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जाना चाहिए, उसको उत्साहित किया जाना चाहिए। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला बच्चों, मानवतावादी, व्यवहारात्मक, या फिर संज्ञानात्मक, या फिर सामाजिक सांस्कृतिक। तो इसमें से बच्चों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा व्यवहारात्मक। ठीक है, कौन सा अधिगम परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थी को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया है। तो सीखना है तो व्यवहारात्मक क्रिया अपनानी चाहिए। ठीक बच्चों, चलिए फिर इसी के साथ हमारा पूरा सेशन कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर सेट के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।